नमस्ते दोस्तों। आज के इस बदलते हुए समय में हम संयुक्त परिवार का मतलब तक नहीं समझ पाते, लेकिन कभी-कभी कहानी के माध्यम से हमें अपनी सोच बदलनी पड़ती है, जो हमें अपने परिवार को और संयुक्त करके जोड़ के रखने में बहुत जरूरी है। आज की कहानी इनसे ही कुछ मिलती-जुलती है। आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद की बड़े घर की बेटी। आओ सुनते हैं कहानी। बैनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं की कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर कभी हाथी झूमा करते थे। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा कुछ शेष न था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सर पर सवार ही रहता था। बैनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति तो वकीलों को भेंट कर चुके थे और उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वर्ष से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम नीलकंठ सिंह था और उसने अपने दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की और अब एक दफ्तर में नौकरी करता है। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन 2 अक्षरों पर निछावर कर रखा था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल, चेहरे को क्रांतिहीन बना दिया था। इसी से वैद्यकीय ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे से उनके कमरे में प्राय खरल की सुरीली कर्ण मधु ध्वनि सुनाई देती थी। लाहौर और कलकत्ता के वेदों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी और सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान होता था और दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते थे और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उन्हीं की धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के 2 एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने में जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदा करती थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु ही समझने में कोई संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही ले लीजिए, इस विषय में उनके भी वे विरोधी थी। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर या देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्भय न हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि वह अपनी खिचड़ी अलग ही पकाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बकरी, सीकरे, झाड़, फानूस, अनरेडी मजिस्ट्रेट और रण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकदार के योग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदारचित और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां हुई और दैव्य योग से सबकी सब जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, पर 15-20 हजार रुपए का कर्ज सिर पर आ गया और आंखें खुली। हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपने सब बहनों से अधिक रूपवंती और गुणवंती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि उसका विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि रण का बोझ बढ़े और न यही स्वीकार करते थे कि उसे अपने भाग्यहीनता पर पछताना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उसके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। शायद नगरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए
और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम का उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी, वहाँ यह नामात्र भी ना था। हाथी घोड़ा का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी सलीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ, मकान में खिड़कियां तक तो नहीं थी, न जमाने का फर्श, न दीवारों पर तस्वीरें। यह एक सीधा सादा देहाती गृहस्थ जीवन का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था में ऐसे अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही नहीं थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आए और भावत से बोले, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी और हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया है। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों तो घी लाया था, इतना जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रह गया होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह सुबुद्ध से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावज की यह ठिठाई बहुत बुरी मालूम हुई और तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। स्त्रियां गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर मैके की निंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी नित्य नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल उठा और थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है कि जीभ पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होता तो आज उनको मजा जरूर चखाती। अब अपड़ उज्जड़ ठाकुर से न्याय रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया जाता। खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोले, जिसके गुमान पर भूली हो गई है ना, उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ को रोका, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आ खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुष्टित्व का श्रीकंठ सिंह और शनिवार को घर आया करते। बृहस्पतिवार को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही और न खाया न पिया। उनकी बाट देखती रही और अंत में शनिवार को वे नियमानुकूल संध्या समय तक घर आए। बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें की, कुछ देश काल संबंधित समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे तक रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता कि खाने पीने की भी सुध न रहती। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया और पंचायत उठे। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बात किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बैनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी, हाँ, बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं है कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी, वह बड़े घर की बेटी है तो क्या हम कोई कुकर्मी कहार नहीं है? श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या है? लाल बिहारी ने कहा, कुछ नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए, वही भरी बैठी थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरी पर बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाओ तो मुंह झुलसा दूं। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो।
आनंदी, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी शौहर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारता। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम होता, मुझे तो कुछ पता ही नहीं लग रहा। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से भी अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठे तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं। बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगे। मुझसे न रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई का हार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक कर मारी। यदि हाथ से न रोकती तो सर फट जाए। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यह साहस। आनंदी स्त्री के स्वभाव के अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्होंने कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि को भड़काने में तेल का काम कर देते थे। रात भर करवटें बदलते रहे और प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा बस अब इस घर में मेरा निवाह नहीं होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथ लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं ही इस बात को अपने मुंह से कहना पड़ा। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बैनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों। श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़े का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं हूँ। यहाँ मेरी पीछे स्त्रियों पर खड़ा और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक ही या दो कह ले, वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदाचित नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम न मारूं। बैनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सहदेव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बोला, बेटा तुम बुद्धिमान हो कर ऐसी बातें करते हो। इस तरह घर का नाश कर देती है। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असहनीय है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ नहीं कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बैनी माधव भी कुछ गरमाए, ऐसी बातें और कुछ न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ लो। लेकिन श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बैनी माधव सिंह, स्त्री के पीछे? श्रीकंठ जी ने, नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिला उठी। गांव में कुछ ऐसी कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए वह दब्बू है, उसने विद्या पढ़ी है इसलिए वह किताब का कीड़ा है। बैनी माधव सिंह को उसकी सलाह के बिना कोई काम ही नहीं करता। यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभाव की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दे रही है। कोई हुक्का पीने के बहाने कोई लगान की रसीद दिखाने आ बैठा। बैनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, इन द्रोहियों की ताली बजने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों से बोला,
बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे वो करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लिया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिक क्लब से अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसी को न समझ पाया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बैनी माधव, बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है। उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ की इस दुष्टता को मैं कदाचित नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं उस घर में रहूंगा। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए। मैं अपना भार अपने आप संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हो तो उसे बाहर कीजिए। बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था और उसे कभी इतना साहस न हुआ कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान न करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे गुड़का तक नहीं था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दी थी तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में जाकर उसे गले से लगा लिया था। 5 रुपए के पैसे लौटाए ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बातें सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए हुए को वह पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले ही उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं। मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी। उसने समझा कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उसकी निर्दयता की मूरत बने हुए पाई। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरा साथ अन्याय नहीं करेंगे। यदि श्रीकंठ उसे अकेले बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं उसकी सूरत भी देखना नहीं चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह न समझे कि वह रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वह मेरी मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसे क्षमा कीजिए। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भराया। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाकर आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए हुए बाहर आए। भाई को खड़ा देखकर तो घृणा से आंखें फेर ली और कतराकर निकल आए, मानो उसकी परछाई से भी दूर रहना चाहते हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन ही मन पछता रही थी। वह स्वभाव में भी दयावती थी। उसे उसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुलसी कि वह कितने गर्म होते हैं। उस पर यह भी भय था कि कहीं मुझे इलाहाबाद चलने को न कह दे तो मैं क्या करूंगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है क्षमा करो, तो उनका रहा साहब क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नैन जल से उपयुक्त कोई वस्तु है ही नहीं। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला लो। मेरी जीभ से आग लगे, मैंने कहा यह झगड़ा उठाया। श्रीकंठ, मैं ना बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई, ऐसा ना हो कहीं चल दे। श्रीकंठ ने उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया ने मेरा प्रणाम कह दो।
वह मेरे मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें दिखाना नहीं चाहता। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर कर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। आनंदी, मैं ना जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं कुछ लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदाचित न रहूंगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं। अब श्री कंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवाय आप जो दंड देंगे मैं हर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर से कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आएगा। बहनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते हुए देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोले, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जितने ने यह वृत्तांत सुना, उसी ने इन शब्दों से आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। धन्यवाद। ऐसी अनेक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पीसफुल कहानियों को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।